हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जो भी अब अपने आप को एकदम ठान लिए हैं कि हाँ बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने हैं और वो तैयारी में अच्छे से जुटे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उनके लिए जो है मैं लेकर आने वाला हूँ और मैं लेकर आया हूँ डेली कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इस टाइप के, जो कि सैंपल पेपर के होंगे और ये जो है आपके बोर्ड की तैयारी को बहुत ही अच्छा और दमदार बनाएंगे। और हम पूरे एकदम आशा और पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं कि जितने क्वेश्चन और जिस टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सैंपल पेपर का है और उसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट फंसे, लेकिन प्यारे बच्चों आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड में सबसे अच्छा परसेंटेज लाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे जो भी है परसेंटेज का बहुत बड़ा उपयोग है। आप माने इस या ना माने इस बात को, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि परसेंटेज बहुत मायने रखता है। ठीक, आज अगर मेरे 95 या 90 के एबव होते तो मैं आज कहीं ना कहीं मेरे भी अगर मैं कामयाब हो सकता था, लेकिन मेरे परसेंटेज क्या थे 84। ठीक है, तो आप भी ये परसेंटेज को बहुत ध्यान में रखिए और परसेंटेज तभी अच्छे आएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने सिलेबस को लगभग समाप्त कर चुके होंगे, चाहे आपने वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा हो, चाहे वो स्कूल में पढ़े हों, चाहे वो कोचिंग में पढ़े हों या कहीं भी पढ़ा हो, चाहे वो खुद से बुक से पढ़ा हो। ठीक है, तो पूर्णतः ज़्यादातर स्कूलों के बच्चे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं, लगभग हर जगह का सिलेबस लगभग समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ दमदारी से तैयारी की ओर अग्रसर करना है। सिलेबस समाप्त करने के बाद तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे करती है कि हम कितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक बार सिलेबस पूरा हो गया तो जाहिर सी बात है हम प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। तो हमको अब ये देखना है कि हम प्रैक्टिस कितना अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या तैयारियां हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या बोर्ड का पैटर्न है। ये सब बातों को नजर में रखते हुए सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तभी परसेंटेज अच्छा आएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने नए नए फिनोमिना मिलेंगे, उतने ही बातें समझ में आएंगी। तो आज मैं साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ सैंपल पेपर से। ठीक है, तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे या पूछा बिल्कुल ही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखेंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ अंदर के जो बेस है क्लियर किया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर किया जाएगा। तो आइए अरे बच्चों, अब हम अब हम क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन से जो है हम लोग उसके अंदर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना, यानी कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है नीचे, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, कौन सा रिएक्शन है ये जो दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगला दिया है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसके अगला दिया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले ये जानने के लिए आपको ये चारों पता होनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में उस अवयव को हटाकर उसका स्थान जो है प्लेस क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया है AX और ये हमने रिएक्शन करा दिया C, है ना, CH से समथिंग, कुछ भी CD लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, CD लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास CD या फिर AC, हमने ऐसे रिएक्शन ले लिया है, कोई भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक रिएक्शन ले लिया। ठीक है,
अब इस रिएक्शन में अगर मान लीजिए कि यहाँ से x हट जाए और c उसका स्थान ले ले, यानी कि AC हो जाए और x हट के dx हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इस टाइप के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो पहला हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें हुआ है कि नहीं। तो आप देखिए इसमें से ये हाइड्रोजन निकल कर देखिए सेपरेट हो गया, अलग हो गया है जल के रूप में, यानी कि वाटर के रूप में हाइड्रोजन सेपरेट हो गया है, ठीक है। और ऑक्सीजन तो ठीक ही है, ठीक। तो इसमें से मतलब कि एक हमारा जो है आपको एलिमेंट दिख रहा होगा OH2O के रूप में सेपरेट हो चुका है, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। अगर एक बात करें कि अगर हमारे पास ZAl प्लस H2SO4 है, ठीक, तो इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाना तो इसमें कैसे होगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें से हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो गया है, यानी कि डिप्लेस हो गया है, और ये इधर देखिए H2O के रूप में सेपरेट हो गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें एक पहला ये चीज तो सही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जुड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों जुड़ना। तो कॉम्बिनेशन तब होगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं, जैसे A प्लस B, दो हमारे पास रिएक्टेंट है और ये आपस में रिएक्ट करके AB बन जाए। तो ये चीज इस टाइप के जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए दो रिएक्टेंट है और दो अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं, इसलिए इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हमको नहीं दिख रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। अगला है रेडॉक्स। क्या रेडॉक्स रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, जी हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन तब होता है जब ऑक्सीकरण स्टेट में, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। अगर इस वाले नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है, प्लस का कितना है 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट में तो चेंज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन वाला भी ऑप्शन सही है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन तो तब होता है प्यारे बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन तब होता है जब हमारे पास एक एसिड और एक बेस हो। जब एक एसिड हो, एक क्या हो एसिड हो, दूसरा का क्या हो बेस हो, और जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करें तो कोई सॉल्ट बने। क्या बने? सॉल्ट। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कोई सॉल्ट का फॉर्मेशन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक। तो हमारा जाहिर सी बात है कि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड दो सही है। दो मतलब अगर इसमें देखा जाए तो पहला ऑप्शन, पहला चौथा ये गलत है, ये भी गलत, पहला और तीसरा सही है। जिसमें पहला और तीसरा है वो सही होगा, फर्स्ट और थर्ड ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए क्वेश्चन के साथ साथ हम लोगों ने इन चारों के बारे में पढ़ा, इसलिए मैं कहता हूँ कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम सभी को ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए प्यारे बच्चों। आप जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अब ये बिल्कुल भी ना सोचे कि अब एग्जाम आएगा तो हम लोग तैयारी करेंगे, एग्जाम जैसे ही आएगा उसके 10 दिन पहले 15 दिन पहले पढ़ेंगे तो रिवीजन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार की समायोजन अरेंजमेंट है, जिसमें यहाँ पे एक डाइल्यूट, एक बीकर लिया गया है, बीकर के अंदर एक डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन डाला गया है,
उसके अंदर एक रबर कॉर्क रखा गया है, रबर कॉर्क के ऊपर 2 नेल्स लगाए गए हैं और उस नेल से जो है हम सर्किट को कंप्लीट किए हुए हैं, सर्किट को जोड़े हैं, वायर को जोड़े हुए हैं और यहाँ पे एक बल्ब लगाए हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, इन्होंने एक बल्ब लगाया हुआ है। और इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विच एमंग आर करेक्ट, यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और क्यों होगा, ठीक ना। क्यों होगा तो हम लोग बताएंगे, आपसे सिर्फ इसमें ये पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एक एक ऑप्शन करके हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। बल्ब इज नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बल्ब नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, अगर कोई जरूरी नहीं कि एसिडिक होगा तभी बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक। चलिए दूसरा है, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयन। जो इसमें पहली बात तो बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, एसिडिक तो है भी नहीं पहली बात कि हम लोग एसिडिक देखें, डायल्यूट इसमें जो है इसमें बेस डाला गया है, डायल्यूट NaOH डाला गया है, ठीक। तो बल्ब यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयन फॉर कंडक्शन। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बेस क्या करता है, अपने 2 आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन में, जिसमें से ये जो 2 लगे हुए हैं नेल, इसमें से एक नेल जो है कैथोड का काम करेगा और दूसरा नेल जो है एनोड का काम करेगा, एनोड का काम करेगा। कैथोड पे जाके Na पॉजिटिव, एनोड पे जाके OH निगेटिव जाके कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये कलेक्ट हो जाएंगे, एक प्लस आयन दूसरा माइनस आयन का काम करेगा और यहाँ से जो है ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो है बल्ब ग्लो करने लगेगा। यहाँ पे 6 वोल्ट की जो है बैटरी भी लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब ये सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है और NaOH आयन जो है आयन फॉर्म में कन्वर्ट होके एक कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, दूसरा एनोड पे जाके इकट्ठा हो जाएगा और ये सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगी और एट लास्ट जो है बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयन फॉर द कंडक्शन, यानी कि आयन जनरेट करता है किसके लिए, कंडक्शन के लिए। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं बल्ब विल नॉट ग्लो इन कंप्लीट सर्किट, कह रहे हैं कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इनकम्प्लीट सर्किट है। तो सर्किट इनकम्प्लीट बिल्कुल भी नहीं है, सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट है। लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं NOT, नन ऑफ दीज, ये तो बिल्कुल ही सरासर झूठा है, ये सब गलत, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन सही है। यानी कि इसका आंसर हुआ, फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच एमंग आर करेक्ट, कौन सा सही है। तो सही क्या है कि बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयन फॉर कंडक्शन। इसमें NaOH है, Na प्लस और OH के रूप में एक कैथोड पे दूसरा एनोड पे जाकर इकट्ठा हो जाता है और ये जो है एक कंप्लीट जो है सर्किट हो जाता है और ये पूरा जो है बल्ब क्या होने लगता है, ग्लो करने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक। तो कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए विच आर करेक्ट फॉर एबव रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहली बात आप जानिए, जब भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन यानी कि पानी के साथ कराएंगे, यानी कि जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब चूने को जो है पानी में डालते हैं तो होता क्या है कि उसमें जो है हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। आपने देखा होगा कि गैसेस उसमें से निकलती है और बुलबुला टाइप का दिखाई देता है, तो ठीक है, बुलबुला बनने लगता है, ऐसे मतलब दिखाई देता है। यानी कि उसमें क्या होता है, हीट निकल रहा होता है प्यारे बच्चों, तो हीट निकलती है। यानी कि जब ये रिएक्शन होती है और आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है कि इसमें जो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये दोनों आपस में रिएक्टेंट कंबाइन हो गए हैं, दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या हो गए हैं, कंबाइंड हो गए हैं। तो
इस तरह ये कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि दो को मिला के एक बना, इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। मैंने बताया भी था कि जब ए और बी रिएक्ट करके आपस में ए बी बना देंगे तो इस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही है। और दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको पता है कि जब ये क्रिया होती है तो इसमें जो है एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब कि हमको अलग से ये रिएक्शन कराने के लिए जब अलग से एनर्जी देनी पड़ती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो 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 मतलब एनर्जी दो, एनर्जी जब देनी पड़ती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन हमको यहाँ पे एनर्जी देनी नहीं पड़ती है, जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए एक्सोथर्मिक होगा, ना कि एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी ऑप्शन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन सही हो गए हमारे, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट्स ऑल। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इट हैज बीन सीन, यानी कि जिसमें देखा गया कि वी आई ग्राफ देखा गया आप 3 सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर के 3 सैंपल का जो 3 सैंपल निकाले गए वी आई ग्राफ देखा गया विद रेजिस्टेंस R1 R2 R3, जिसका रेजिस्टेंस जो है R1 फिर R2 R3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः R1 R2 R3 है। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने वीआई ग्राफ का जो है सैंपल देखा, एक्सपेरिमेंट किया और वीआई ग्राफ का जो है ग्राफ आया और सैंपल देखा गया, कुछ इस प्रकार से आया। ठीक है, अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि R1 R2 और R3 में क्या रिलेशन होगा, मतलब कि R1 बड़ा होगा, R2 बड़ा होगा, या R1 R2 R3 तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लीजिए किसी पार्टिकुलर समय पे जो है, किसी पार्टिकुलर ये जो है समय के लिए करंट को हम फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए करंट के इस पॉइंट पे हमको वैल्यू देखनी है, आई को हमने यहाँ फिक्स कर दिया। अगर आई को फिक्स कर दिया तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये और यहाँ पे, या फिर थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे हम लोग आई को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमने आई की मान को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। आई के मान को क्या कर दिया, इस पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया। जब आई को फिक्स कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा V, इसको V1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे V2 और इसको बोलेंगे, इसको V कर देते हैं यहाँ पे, और इस पॉइंट को बोलेंगे यहाँ पे V3। ठीक है, तो अगर देखा जाए वोल्टेज इस पे अगर आई को फिक्स कर दे, मान लीजिए ये आई है, किसी आई पे यानी धारा को हमने फिक्स कर दिया तो किसी समय, तो V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज और V3 वोल्टेज पे, V1 वोल्टेज पे यहाँ पे R1 होगा और यहाँ पे R2 है, V2 पे R2 है और V3 पे R3 है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो इस समय जो है करंट यानी कि हमारा जो होगा, करंट को अगर हमने फिक्स कर दिया तो R1 के लिए V हमको पता है, हम सभी को पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR। चूंकि हमको R1 R2 निकालना है तो हम लोग R इज इक्वल टू लिख सकते हैं V अपॉन I। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग ये देख सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर हम R1 निकालेंगे तो R1 की जगह पे V1 अपॉन I होगा। I की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया है, तो यहाँ से देखिए फिर दूसरी वैल्यू हमको दिखेगी कि R2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं V2 अपॉन I। ठीक है, R3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं V3 अपॉन I। चूंकि I तीनों के लिए फिक्स है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड माने,
इसको इक्वेशन नंबर 3 माने, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आई हमने क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है किसी पार्टिकुलर समय, तो आई तीनों के लिए आई फिक्स है। तो जाहिर सी बात है अगर आई फिक्स है, नीचे वाला क्वांटिटी फिक्स है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी जिसकी बड़ी होगी उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा। यानी कि इस समय देखिए वोल्टेज कौन सा बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा वोल्टेज है V3, यानी कि V3 किस में बड़ा है, यानी कि R3 में, यानी कि सबसे बड़ा ये R3 होगा, ठीक है। उसके बाद V3 से छोटा कौन है, V2, तो यानी कि R3 से छोटा कौन होगा, ये वाला, फिर सबसे छोटा होगा ये वाला, यानी कि ऑर्डर जो आएगा सबसे पहले R3 फिर R2, यानी कि R3 R2 फिर R1, ये ऑर्डर आएगा, ये वाला हम लोग का बिल्कुल ही सही है, ठीक। इसमें कोई सोचने का कोई बात नहीं है, ये हम लोग का आंसर बिल्कुल भी सही है, ठीक। तो R3 बड़ा होगा R2 से, R2 बड़ा होगा R1 से, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें से कौन सा होगा। तो अगर ब्यूटेनोइक एसिड देखा जाए तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन का, 4 कार्बन वाला होगा, तो हम ऑप्शन इल्यूमिनेट करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि उसमें 4 कार्बन होना चाहिए। तो और ब्यूटेन है, चूंकि ब्यूटेन है तो एन है, एन के लिए सारे बॉन्ड क्या होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि एन के लिए सारे के सारे कार्बन बॉन्ड क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एन होता है। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि ब्यूट का मतलब होता है 4, ब्यूट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ब्यूट के लिए क्या यूज करते हैं, 4, यानी कि 4 कार्बन का होना चाहिए तब वो ब्यूट कहलाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये भी खत्म, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें हमको ओइक एसिड है, ओइक एसिड, तो ओइक जो होता है ये वाला होता है प्यारे बच्चों, COOH, ये ग्रुप होता है ओइक वाला। लेकिन इसमें देखिए COOH तो है ही नहीं, डबल O तो दिख ही नहीं रहा कहीं, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत, खत्म हो गया। अब हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि ये लास्ट ऑप्शन जो बचा, 3 खत्म, तो जाहिर सी बात ये तो सही होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि अब देख लेते हैं ये सही है कि नहीं है, तो ये सही होगा। अब सही है कि नहीं, तो ये देखिए COOH, यानी कि ये इसमें ओइक एसिड दिख रहा है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4 का मतलब ब्यूट, 4 का मतलब प्यारे बच्चों ब्यूट। अब देखिए सारे के सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए प्लस एन ब्यूटेन, ठीक है। और आपको पता है कि ओइक एसिड लगा हुआ है, किस पे लगा है, तो 1, कार्बन नंबर 1 पे लगा है, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन प्लस 1 ओइक एसिड। जब EO आए तो यहाँ से एक हम लोग E को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अगर इसको हम लोग जोड़ के लिखेंगे तो ये ऊपर लिख देता हूं, यहाँ आ जाएगा ब्यूटेनोइक 1 ओइक, यानी कि ब्यूटेन 1 ओइक, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, और ये ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि इतने क्वेश्चन जो आज हुए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग समझेंगे, और हम बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। जब तक आपका बोर्ड पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इससे फायदा होता है प्यारे बच्चों, फायदा इस तरह के क्वेश्चन से होता है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस तो सभी पढ़ लेते हैं, बस उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे और आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।